चलो थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये वाला हाफ बड़ा क्रूशियल है। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा और बहुत कम टाइम में। तो फटाफट बोल दो सबको जो लोग आए थे कि ज्वाइन कर लें सेशन सो दैट वी कैन प्रोसीड। चलें शुरू करें। कम्युनिकेशन तो कल से स्टार्ट है ना आपका? कम्युनिकेशन तो कल से स्टार्ट है यार। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीज लिंक्स आर स्पेसिफिकली फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनके लिए ये वाला ग्रुप उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट जनरली इसमें 2 साल की स्ट्रेटेजीज वगैरह ज़्यादा डिस्कस होती है इस ग्रुप में। फाइनल ईयर वालों के लिए एक अलग से ग्रुप है, या ड्रॉपर्स के लिए अलग से ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी का थर्ड पार्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, और क्वेश्चंस करवाने क्या एंट्रोपी के? थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे? सब लोग बोलो यार। अगर सिर्फ बेसिक ही सीखना है तो बेसिक से भी थोड़ा एडवांस लेवल मैंने करा दिया। अगर और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं आपको तो बोलो, तो मैं करवा देता हूँ और थोड़े और ढंग के क्वेश्चंस। ओके, चलो ठीक है। तो मैं और एक और बेटर क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टेशनरी सोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो थोड़ा टाइम लगता है कोर्स ओपन होने में, इमीडिएटली नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू गिवन पीडीएफ। तो ये वाला सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें बेसिक ऑलरेडी हमने 2 घंटे में कवर कर लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। द सोर्स इज क्वांटाइज्ड बाय यूजिंग 4 लेवल क्वांटाइजर। इसमें भी नाम से घबराना नहीं है। जिनको ये सारे वर्ड्स नहीं पता उनको घबराने की जरूरत नहीं, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा आपका। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ने आए थे और क्या पढ़ने लगे। तो यही असली इंफॉर्मेशन थ्योरी है, जो आप सोच के आए थे कि मैं 4 प्रोबेबिलिटी दे दूंगा और आपसे एंट्रोपी कैलकुलेट करवा लूंगा। उसको पढ़ो नहीं पढ़ो बराबर है सब, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्वेश्चन जो आपका आएगा एग्जाम में वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलो ये दे रखा पीडीएफ। क्लियर है सबको यहाँ तक ये क्वेश्चन? अब देखो क्वांटाइजेशन उसने कैसे दे रखा वो भी देखो। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। जिनको ये सारे वर्ड्स नहीं पता वो भी कॉमन सेंस से अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने को है नहीं। तो देखो जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा, जो अपने फ्यूचर को लेके काफी कॉन्शियस है, ही हैज टू डू ऑल दीज थिंग्स। आसान चीजें करने से सिलेक्शन होगा नहीं, until unless you will not understand the concepts of every question। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ क्वांटाइजर। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में समझाता हूं, उसके बाद आप उसको करना शुरू करो। ये भी बेसिक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है कोई स्टेशनरी सोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गिवन पीडीएफ, द सोर्स इज क्वांटाइज्ड बाय यूजिंग 4 लेवल क्वांटाइजर। जैसे ऐसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जा रहा है। देखो यहाँ पे कोई एक्स था, इसको आपने क्वांटाइज किया होगा, ध्यान देते रहना। Comprehensive course on communication will be starting on 27th of July 7 a.m. in the morning। ठीक है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलो तो ये क्वांटाइजर, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। ये क्यूएक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में बोल रखा है सोर्स आपका कुछ अलग था, स्टेशनरी सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गिवन पीडीएफ। ये बताना ये जो उसने पीडीएफ दिया ये किसका दिया है। ये जो पीडीएफ उसने मेंशन किया क्या ये एक्स का पीडीएफ है या क्यू ऑफ एक्स का पीडीएफ है? ऑब्वियसली इट इज पीडीएफ ऑफ एक्स। यस और नो? तो देखो ये सब ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट लग रहा है। बेसिक से अगर आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। एक्स का पीडीएफ क्वेश्चन में दे रखा था, एक्स के पीडीएफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने पास है। फिर ये बोल रहा है जो भी ये सोर्स था एक्स, इसको हमने क्वांटाइज किया बाय यूजिंग 4 लेवल क्वांटाइजर। वो क्वांटाइजेशन यहाँ पे दे रखा है। ये बोल रहा है एक्स जब -4 से -2 के बीच में होगा तो क्यू एक्स की वैल्यू -3 हो जाएगी। एक्स जब आपका -2 से 0 के बीच में होगा तो क्यू एक्स आपका -1 हो जाएगा। एक्स जब 0 से 2 के बीच में होगा 1 3 4। तो यहाँ से मुझे बताना जो ये क्यू एक्स आपने निकाला, क्या आपको पता है कि ये क्यू एक्स कौन कौन से सिंबल्स जनरेट कर रहा है? फटाफट बताना आंसर। डू यू नो कि ये जो क्यू एक्स है ये कौन कौन से सिंबल्स जनरेट कर रहा है? बताइए जरा कौन कौन से सिंबल्स जनरेट कर रहा है? -3, -1, 1 एंड 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको ये पॉइंट समझ आ गए? चलो इसको मैं मान लेता हूँ वाई, इसको वाई मान लेते हैं। क्वेश्चन में ये वाई का ही क्या पूछ रहा है आपसे? एंट्रोपी। तो वाई के एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है। वाई की एंट्रोपी पूछी थी तो वाई के एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यार, इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -3 log 2 तो देखो ऐसी अप्रोच आपको डेवलप भी करनी चाहिए कि क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़िए, एक एक वर्ड उसका क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आई थिंक मैंने अपने सेशन में ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत क्लियर बता दिया था, आप लोग शायद फॉलो करना स्टार्ट भी कर चुके होंगे। ऐसा कुछ तो अल्टीमेटली अपने पास बचा क्या? ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, इतनी ही तो काम बची अपने पास।
मतलब हमें कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3। कितने लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है? जल्दी बताइए। सब कुछ समझ आ रहा है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छा। अब एक लास्ट चीज मुझे बताना, अगर मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -3 अगर कैलकुलेट करना है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -3 विल बी एज गुड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग फ्रॉम -4 टू -2? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -3 विल बी एज गुड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग फ्रॉम -2 टू -4 टू -2? यस। अब एक बात मुझे और बता दो कि ये कैसे निकालोगे? x की प्रोबेबिलिटी -4 से -2 के बीच में, इसका कोई तरीका है किसी के पास? एरिया अंडर द कर्व ऑफ द पीडीएफ निकाल देंगे। -4 से -2 के बीच में जितना एरिया होगा दैट विल गिव द प्रोबेबिलिटी। और क्या क्वेश्चन में x का पीडीएफ दिया है या नहीं? क्वेश्चन में क्या x का पीडीएफ दिया है? बिल्कुल दिया है। तो कहां से कहां तक का एरिया निकाल दो? कितना एरिया है? 1/8। लिख देता हूं मैं 1/8। चलिए, ऑन द सिमिलर बेसिस क्या आप ये बता सकते हैं, ऑन द सिमिलर बेसिस क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3 भी सेम तरीके से सेम ही एरिया दे देगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3 से भी डायरेक्टली कोरिलेट कर देता हूं। आई डोंट थिंक एनी वन वुड हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। तो देखो ये दो तो सॉल्व हो गए ना, ये -3 और 3 ये तो गया। अब 1 और -1 पे आते हैं। तो देखो मैं एज ए स्टूडेंट तो मैं यही चाहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने पड़े, जहाँ पे मेरे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो, जहाँ पे मेरा थोड़ा दिमाग चले। 1 निकालने के लिए 0 से 2। अब 0 से 2 में एरिया निकालना पड़ेगा, पर एरिया निकालने में एक दिक्कत भी यहाँ पे, 0 से 2 में एरिया निकाल तो दें पर ये पता ही नहीं। इसको कैसे निकालोगे? बताते जाओ यार, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आते रहना चाहिए। के की वैल्यू कैसे निकले? टोटल एरिया 1 कर दो, या पीडीएफ आपका कैसा है इवन, तो आधा एरिया हाफ कर दो। ये देखो ना, टोटल एरिया यूनिटी करो, या बिल्कुल आपको दिख रहा है इवन है तो टोटल भी क्यों ही निकाले, आधा ही निकाल लेते हैं, उसको हाफ कर देते हैं। यस और नो? ये भी तो चलेगा। चलो निकालो, के की वैल्यू निकाल के बताइए। तो के की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करने जाओगे तो बड़ा बड़ा आसानी से के की वैल्यू निकल जाएगी। ये देखो, यहाँ पे तो आपको पता है एरिया कितना मिलेगा, 1/8। यहाँ पे इस एरिया को चाहो तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक एरिया तो आपका हो जाएगा अगेन 1/8, प्लस ये वाला एरिया अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, के -1/16 इक्वल टू 1/2। आई थिंक ये 5/16 आना चाहिए, कोई कंफर्म कर दो अगर किसी ने निकाला हो तो। As long as I remember, this should come out to be 5/16। 16/5? नहीं, 16/5 कैसे हो जाएगा? 5/16 आना चाहिए ना। ये देखो, इस वाले ट्रायंगल को लेना है ना, ये हाइट कंसिडर करनी। किसी ने कंफर्म किया? एनीवन कैलकुलेटेड? मान ले ठीक 5/16। ओके, ठीक, मान लेते 5/16। चलो अब क्या करना है, अब यहां से लेके यहां तक का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे एरिया। इतने का एरिया आपको पहले ही पता था कितना है, 1/8। टोटल एरिया कितना है? 1/2। तो अगर आप 1/2 में से 1/8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बताओ कितना एरिया आ जाता है आपका टोटल? 3/8। फाइन, तो ये टोटल एरिया तो आपको वैसे भी दिख रहा है कितना मिल जाना चाहिए था, 3/8। ये समझ आ गया ना कैसा लॉजिक मैंने बताया? ये देखो, पूरे पीडीएफ का एरिया 1, आधे का एरिया हाफ, बचे का आपने 1/8 निकाल दिया, तो ये 0 से लेकर 2 तक का एरिया तो अपने आप ही दिख रहा है कितना आ जाना चाहिए, 3/8। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके,
तो आपने ये निकाला 3/8, एंड ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू माइनस, ये निकल गया। अब एंट्रोपी में वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल आंसर कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। -1/8 log 2 1/8, इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, -3/8 log 2 3/8, इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, आंसर निकालो मुझे बताओ, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन रीड का, फिर मैं आपको सोर्स कोडिंग वगैरह सिखाता हूँ, सोर्स कोडिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, उस पर भी थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो जो अपना प्लस वाला कोर्स होगा ना, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए कोर्स का ड्यूरेशन ही मैंने इतना रखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी आपको कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, पर इन्फॉर्मेशन थ्योरी के लिए मैंने 15 घंटे रिजर्व करके रखे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इतने क्वेश्चंस आप कर लो ना, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन में जो भी 10-12 नंबर आने वाले हैं, तो आपके पूरे पक्के होने चाहिए। 1.8 मान लें बिट्स पर सिंबल, मैं चेक भी कर लेता हूँ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। आई डोंट हैव आंसर ऑफ दिस थिंग, तो ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आई थिंक इन्होंने जो आंसर दिया है उसको मैं ठीक मान लेता हूँ, बिट्स पर सिंबल। ओके, समझ आ गया। ये क्वेश्चन कर लोगे अब, इस टाइप के क्वेश्चंस तो इसमें बताना, बाय द वे आपको क्वांटाइजेशन नहीं पता था, बाय द वे आपको रैंडम वेरिएबल पीडीएफ की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी, तो भी ये क्वेश्चन क्रैक किया जा सकता था। तो ये हैबिट डेवलप होती है जब आप क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। तो जो मैंने वो सेशन कराया था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा या कितने लोगों ने नहीं देखा वो सेशन, पर अगर आप वो सेशन देखोगे तो मैंने आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई क्वेश्चन पढ़ने की, क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डेवलप हो गई, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे भी क्रैक कर लोगे जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे, क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला कॉन्सेप्ट आता आपका इंफॉर्मेशन रेट का। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंफॉर्मेशन रेट। ये भी देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये ले लो सोर्स अपना, वही एक्स, ऑब्वियसली ये कुछ सिंबल्स जनरेट कर रहा है, इसने ये सिंबल्स जनरेट किए। जब इसने ये सिंबल्स जनरेट किए तो मुझे बताओगे यहाँ पे कि ये पूरे के पूरे सिंबल्स कितनी एवरेज इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे थे, एच एक्स की एवरेज इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे थे बिट्स पर सिंबल, इतनी एवरेज इंफॉर्मेशन इसमें थी। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो सिंबल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, इनके जनरेट होने का रेट कितना है, रेट का मतलब क्या होता है, बोलो, पर सेकेंड। सिंबल रेट अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो सोर्स है ये कितने सिंबल्स जनरेट कर रहा है पर सेकंड, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंबल रेट को स्मॉल आर से मैं जनरेट करता हूँ, इसको बोल देते हैं सिंबल्स पर सेकंड। सिंबल्स पर सेकंड। तो यहां से मुझे ये बताना कि इंफॉर्मेशन रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रेट। इंफॉर्मेशन रेट का मतलब रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन पर सेकंड। इंफॉर्मेशन की यूनिट कितनी थी, बिट्स, तो जो भी इंफॉर्मेशन रेट आना चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी बिट्स पर सेकंड। तो अब देखो आपके पास एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हर एक सिंबल में कितनी इंफॉर्मेशन है, और एक हर एक सिंबल का रेट आपको पता है, तो इंफॉर्मेशन रेट यहां से क्या मिल जाएगा, आर इंटू एच एक्स। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रेट ऑफ द सोर्स, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन रेट ऑफ सोर्स, कि कोई भी सोर्स की जो इंफॉर्मेशन रेट है वो क्या है, या हर एक सेकेंड में कितनी एवरेज इंफॉर्मेशन ये ट्रांसमिट कर रहे हैं। सबको समझ आ गई बात, ओके। तो देखो इसको दो तरीके से लिखते हैं, इंफॉर्मेशन रेट को हम लोग लिखते हैं आर इंटू एच एक्स,
आर आपका होता है सिंबल रेट। आर को आप बोलते हैं सिंबल रेट। फाइन। कभी कभी सिंबल रेट को आप सिंबल ड्यूरेशन से भी रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंबल ड्यूरेशन की बात करूं, सो दिस बिकम्स 1/r। इसको बोलते हैं सिंबल ड्यूरेशन। ठीक है, समझ आई बात? तो क्वेश्चन में कभी कभी सिंबल रेट का डेटा दिया होगा, कभी कभी आपको सिंबल ड्यूरेशन का डेटा दिया होगा। अच्छा, जनरली जो ये आपका टीएस होता है, जनरली ये टीएस होता है, इसको हम लोग एवरेज सिंबल रेट या फिर एवरेज सिंबल ड्यूरेशन बोलते हैं। एवरेज सिंबल ड्यूरेशन का मतलब वही, जहां पे भी एवरेज वर्ड यूज हो, प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। कहीं पे भी आपका एवरेज सिंबल रेट या फिर एवरेज टीएस कैलकुलेट करना हो, तो आप वहां पे हमेशा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। जैसे कि मान लो जो आपका टीएस होता है, टीएस को कभी कभी हम लोग बोलते हैं एवरेज सिंबल ड्यूरेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने एवरेज इंफॉर्मेशन रेट कैलकुलेट किया ना। ये जो इन्फॉर्मेशन रेट है, ये किसी सिंबल की इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, ये तो सोर्स की इन्फॉर्मेशन। और सोर्स हमेशा कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा? ऑन एन एवरेज बेसिस पे कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपकी एवरेज इन्फॉर्मेशन है, ये वाली। ये पूरा का पूरा रेट भी आपका कैसा है? एवरेज एवरेज सिंबल रेट है। और ये भी आपका क्या है? एवरेज इन्फॉर्मेशन रेट। तो जब भी इन्फॉर्मेशन रेट की आप बात करते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि इतने अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एन एवरेज पर सेकंड जनरेट होगी। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? देखो आपने क्या बोला, आपने बोला कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये हो गई टोटल एवरेज इन्फॉर्मेशन। फिर आपने निकाला कि ऑन एन एवरेज इसका सिंबल रेट कितना होगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। सिंबल्स पर सेकंड का मतलब हर एक सिंबल ऑन एन एवरेज किस बेसिस पे जनरेट हो रहा होगा। तो जो ये इन्फॉर्मेशन भी निकल के आती है, इसको बोला जाता है एवरेज इन्फॉर्मेशन रेट ऑफ द सोर्स। इसको बोलते हैं एवरेज सिंबल ड्यूरेशन, या फिर आरएस को कभी कभी बोल देते हैं एवरेज सिंबल रेट। चले आगे। ओके, चलो इस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कंसिडर अ टेलीग्राफ सोर्स, कंसिडर अ telegraph source having two symbols डॉट एंड डैश। ये दो सिंबल्स होंगे डॉट एंड डैश। ठीक है, ये क्या होता है? टेलीग्राफ सोर्स। ये जो सिंबल्स हैं डॉट एंड डैश, इसका मतलब क्या होता है? बोलो। नहीं पता इसका मतलब? किसी ने राजी मूवी देखी है? तो राजी मूवी में जो आलिया भट्ट वहां पे अपने कमरे में बैठ के जो मैसेज भेजती है, हम्म, वो यही होता है। उसको कौन सा कोड बोलते हैं? मोर्स कोड। तो ये उसी की बात कर रहा है बेसिकली, उसी के एक वर्जन की बात कर रहा है। तो उसमें जब आप इंफॉर्मेशन भेजते हो ना, तो एक कोडेड इंफॉर्मेशन आप भेजते हो ना, कुछ डॉट भेज दिया, डैश भेज दिया, उसके बेसिस पे लोग डिकोड करते हैं। कि अगर आपने आपकी डॉट आपने 3 डॉट दबा दिए, फॉर एग्जांपल 0.2 0.2 0.2 सेकंड का, तो शायद उसको वो एम की तरह डिकोड कर ले, एल की तरह डिकोड कर ले, ऐसा कुछ। ठीक है, तो राजी मूवी में जाके देखना, वहां पे बेसिकली ये मोर्स कोड में ही आपका काम चलता रहता है।
occurring is twice that of dash. क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है द टाइम बिटवीन सिंबल्स इज 0.2 सेकेंड्स. क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन रेट ऑफ द टेलीग्राफ सोर्स. क्वेश्चन पहले पढ़ लो, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पर जब सॉल्व करेंगे तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में अप्रोच करना कैसे है. मैं टाइम भी देता हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम आपके पास है. सोचो, समझो और बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. फिर से भाई एक सोर्स फिक्स करो और सोर्स में देखो सिंबल्स क्या क्या जनरेट हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो सिंबल्स की. और इस बार रेट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, या तो सिंबल रेट कैलकुलेट कर लो या सिंबल ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लो, दोनों ही आपके लिए काम कर जाएंगे. तो इस मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. ये जो मॉडल मैं आपको करवा रहा हूँ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. कभी डॉट डैश दे देगा, कभी ग्रिड्स के फॉर्म में पूछ लेता है सेम क्वेश्चन, कभी सेम क्वेश्चन में हेड टेल करके पूछ लेता है. तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनती है. तो एक मॉडल अगर आपको करना आ जाएगा, बाकी मॉडल्स आप अपने आप प्रोसीड कर सकते हैं. चलो, आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया. तो सबसे पहले फिर से वही सिमिलर अप्रोच. क्वेश्चन में सबसे पहले सोर्स को ढूंढो. ढूंढने के बाद आपने जनरेट किया कि एक डॉट जनरेट हो रहा था, दूसरा डैश जनरेट हो रहा था. क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मुझे ये बताइए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट है वो कितनी निकाल सकते हैं. यहाँ पे डॉट की ड्यूरेशन 0.2 है एंड डैश ड्यूरेशन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉट ड्यूरेशन. दो सिंबल्स उसने क्वेश्चन में दे रखे हैं. तो अगर ड्यूरेशन वाइज हम लोग कैलकुलेट करें तो 0.2 सेकेंड एंड डैश ड्यूरेशन इज 3 टाइम्स डॉट ड्यूरेशन. ओके, तो पहले ड्यूरेशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. डॉट की ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड्स और जो डैश आपका दे रखा है उसकी ड्यूरेशन है 0.6 सेकेंड्स. यस. और इनके बीच में गैप कितना दे रखा है? 0.2 सेकेंड्स इनके बीच में गैप दे रखा है. इतना डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है. उसके बाद अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट इज अकरिंग ट्वाइस दैट ऑफ डैश, इसका मतलब जो डॉट की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2/3. और डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3. यहां तक भी आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब मुझे बताओ अगर आपको इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, एच ऑफ एक्स की, सॉरी क्या कैलकुलेट करना है? इंफॉर्मेशन रेट कैलकुलेट करना है. तो इंफॉर्मेशन रेट कितना हो जाएगा? स्मॉल आर इंटू एच एक्स. एच एक्स आप कैलकुलेट कर लो. एच एक्स हो जाएगा 2/3 log 2 2/3 माइनस -1/3 log 2 1/3. जो भी एच एक्स आएगा यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना. आई थिंक इट शुड कम आउट टू बी 0.92 बिट्स पर सिंबल. चेक कर लो अगर किसी ने निकाला है तो. आई थिंक दिस शुड बी करेक्ट. हाँ, तो 0.92 रफली आ जाएगा आपका एच एक्स. एच एक्स तो निकल गया. ये कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? वॉट इज दिस आर? इट इज एवरेज सिंबल रेट. Okay, which will be 1 by TS.
टीएस आपका आ जाएगा एवरेज सिंबल ड्यूरेशन। तो एवरेज सिंबल ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये लाइन पढ़ो ना, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया था। देखो, आया समझ में? चलो, तो देखो एवरेज सिंबल ड्यूरेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको देखना पड़ेगा डॉट कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डॉट आ रहा है 0.2 के लिए, प्रोबेबिलिटी है 2/3, सो यू कैन राइट दिस थिंग एज 0.2 इंटू 2/3। आपको देखना पड़ेगा कि जो डैश आ रहा है वो कितने ड्यूरेशन के लिए और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.6 इंटू 1/3। प्लस आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका गैप है, गैप तो फिक्स है, गैप तो हमेशा आना ही आना है, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में मेंशन कर नहीं रखी है। क्वेश्चन में देख लो, मेंशन कर भी सकता है, ऐसा नहीं कि गैप की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, पर इस क्वेश्चन में कोई मेंशन किया नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल रहा है कि डॉट और डैश की प्रोबेबिलिटी है, उनके बीच में जो गैप आ रहा है, सिंबल्स के बीच में जो ड्यूरेशन में गैप आ रहा है, वो गैप हमेशा कांस्टेंट है, मतलब वो हमेशा 1 की प्रोबेबिलिटी के साथ आता रहेगा। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मान लो क्वेश्चन में वो ऐसा दे देता कि डॉट की प्रोबेबिलिटी है 1/3, डैश की प्रोबेबिलिटी है 1/3, गैप की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो गैप वाली प्रोबेबिलिटी भी लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, तो गैप की प्रोबेबिलिटी हम अपने हिसाब से हमेशा क्या लेके चलेंगे, 1। ऐसा मेंशन था। तो देखो यहाँ से एवरेज सिंबल ड्यूरेशन कैलकुलेट करो, कितनी आ जा रही है। ये हो जाएगा 0.4, 0.6, 1.2/3। आई थिंक इट शुड कम आउट टू बी 0.533 रफली, ऐसे कुछ आना चाहिए, चेक कर लो जरा, क्योंकि ये आपका टोटल हो जाएगा 1.2/3। ठीक है, ये कैलकुलेशन चेक करके एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ। 0.533 सेकेंड्स आपका आना चाहिए। तो आर एस निकाल सकते हो यहाँ से, आर एस निकाल लो इंटू एच एक्स, कैलकुलेट करो, यू विल गेट दिस थिंग एज 1.875 बिट्स पर सेकेंड, सॉरी 725। अब ये कैलकुलेशन जो भी है ये आप अपने एंड से देख लो, मेरा पर्पज है कॉन्सेप्ट बताना। तो जनरली जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन रेट पढ़ते हैं, एंट्रोपी पढ़ते हैं ना, तो एवरेज वर्ड वहाँ पे मिस कर जाते हैं। आपको एवरेज वर्ड मिस नहीं करना है, एवरेज वर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी होती है एवरेज इंफॉर्मेशन। अब जब आप इंफॉर्मेशन रेट निकालते हैं वो भी एवरेज इंफॉर्मेशन रेट होता है, और जो वहाँ पे सिंबल रेट आप कैलकुलेट करते हैं वो भी एक एवरेज सिंबल रेट होता है। कर लोगे इस मॉडल के क्वेश्चन सब? 1.72 जो भी आ रहा आंसर रफली आप निकाल लेना। तो इस मॉडल के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल यही डेटा दिया रहेगा, जस्ट ये डॉट डैश ये सब चेंज करता रहेगा, कभी गैप के बीच में प्रोबेबिलिटी दे देगा, इन्फॉर्मेशन रेट आपसे कैलकुलेट कराएगा सोर्स की। हमेशा सोर्स की कैलकुलेट होती है इन्फॉर्मेशन रेट या एंट्रोपी। आ गया यहाँ तक सबको समझ में? अगला क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ से आपकी एक डेटा बिट आ रही है, ये सैम्पलर, ये क्वांटाइजर, ये इनकोडर। सैम्पलर पे आपका डिसाइड होता है सैम्पलिंग रेट, यहाँ पे डिसाइड होता है क्वांटाइजेशन लेवल्स, यहाँ पे आपका डिसाइड होता है
स्मॉल एन। हर एक सैंपल को कितनी बिट्स देनी है? ठीक है। ये एक पीसीएम सेटअप आपको दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं quantizer is 4 level quantizer generating equiprobable symbols. If n is 2 and sampling rate is 8 kilohertz, calculate information rate of quantizer. चलो फिर से मैं 1 मिनट देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर बताओ। तो मैं इसमें टाइमर चला नहीं रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन हाइड हो जाएगा। तो 1 मिनट का टाइम आपके पास है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। 4 लेवल का क्वांटाइजर दे रखा है, इक्विप्रॉबल सिंबल्स आ रहे हैं। 4 लेवल का क्वांटाइजर है तो 4 ही सिंबल आएंगे आउटपुट पे। एन की वैल्यू उसने क्वेश्चन में 2 दे रखी है, जो कि हो भी जाएगी क्योंकि 4 लेवल क्वांटाइजर है, तो एन की वैल्यू 2 मान के आपको चलनी पड़ेगी। सैम्पलिंग रेट क्वेश्चन में 8 किलो हर्ट्ज दे रखा है। इन्फॉर्मेशन रेट क्वांटाइजर का पूछ रहा है, ये बात याद रखना कि क्वांटाइजर का आपसे इन्फॉर्मेशन रेट पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। वन मिनट होने वाला है, 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम और ले लो, आंसर कैलकुलेट करके बताइए। तो आपको देखो क्या चाहिए, एंट्रोपी तो साफ साफ दिख रही होगी। एंट्रोपी कितने लोगों ने कैलकुलेट कर ली क्वांटाइजर की? क्वांटाइजर की एंट्रोपी कितनी हुई? 1 कैसे हो जाएगी यार, 2 हो जाएगी ना। क्वांटाइजर के एंट्रोपी 2 हो गई। चलो अब उसके बाद बताओ इंफॉर्मेशन रेट कैसे निकालोगे, सिंबल रेट कैसे कैलकुलेट करोगे क्वांटाइजर का? चलो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मान लो आपका ये सिंबल ड्यूरेशन सैम्पलिंग से पहले, क्वांटाइजर क्या करेगा, उनको एक लेवल में लेके आएगा। क्वांटाइजर इन सबको एक लेवल में ही तो लेके आ जाएगा। थोड़ा बहुत क्वांटाइजर की वर्किंग आपको पता होगी, ऐसा कुछ करेगा क्वांटाइजर। तो मुझे बताओ क्वांटाइजेशन के बाद क्या आपका सिंबल ड्यूरेशन चेंज होगा क्या? बोलो। अगर इसमें एक इंटरवल में टीएस एलिमेंट्स हैं तो क्वांटाइजेशन के बाद भी एक इंटरवल में कितने रहेंगे टीएस एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर क्वांटाइजेशन से पहले सिंबल रेट आपका एफएस था तो क्वांटाइजेशन के बाद भी सिंबल रेट कितना रहेगा, एफएस ही रहना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंफॉर्मेशन रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है कि मैं क्वांटाइजेशन से पहले एफएस निकालता या क्वांटाइजेशन के बाद निकालता, वो तो एफएस ही रहना था।
सैम्पलिंग रेट या सिंबल ड्यूरेशन कभी कम तो होगी नहीं क्वांटाइजेशन के बाद, ऐसा हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो जाए। तो क्वांटाइजेशन कभी भी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अफेक्ट करता ही नहीं। क्वांटाइजेशन अगर सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम है तो कंटिन्यूअस ही रखेगा, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट ही रखेगा, उसको टाइम एक्सिस से कोई लेना देना होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड एक्सिस को चेंज करता है। तो क्वांटाइजेशन में अगर उसने एफ एस यहाँ पे मेंशन कर दिया तो सेम सैम्पलिंग रेट या सेम सिंबल रेट ये क्यू की भी प्रेजेंट रहेगी। एवरेज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो ये एफ एस की वैल्यू कितनी पिक कर लेना जितनी क्वेश्चन में दे रखी है। आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 16 kbps, यह आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन रेट। पॉइंट समझ आया सबको? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्या यही एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेट आपकी आएगी? यस। अब मुझे बताना, आप लोग बिट रेट भी कैलकुलेट करते हो? पीसीएम के केस में बिट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोगों को याद है बिट रेट का फॉर्मूला? यही था ना बिट रेट का फॉर्मूला, एनएफएस। अब 2 × 8 के करोगे तो भी कितना आएगा? 16 kbps। तो अब मुझे बताओ बिट रेट आपका क्या देता है? कोई आपसे पूछे अगर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिट रेट ऑफ अ पीसीएम सिस्टम, तो बिट रेट आपको क्या देता है? बिट रेट बेसिकली गिव्स यू द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेट व्हेन ऑल द सिंबल्स ऑफ द क्वांटाइजर आर इक्वी प्रोबेबल। पूरा बोलना पड़ेगा आपको कि जब भी आप बिट रेट कैलकुलेट करते हैं पीसीएम के केस में, तो इट गिव्स यू द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेट व्हेन एंड ओनली व्हेन all the outcomes of the quantizer or all the symbols of the quantizer are equiprobable in nature। ठीक है? तो पूरा का पूरा पीसीएम आप उठा के किससे रिलेट कर सकते हो? इंफॉर्मेशन थ्योरी से। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी आप पढ़ते हो, जितना भी आपका रैंडम वेरिएबल जहां से स्टार्ट होता है और डिजिटल कम्युनिकेशन जहां पे खत्म होता है, वो सारा का सारा पढ़ते ही इसीलिए हो ताकि ताकि आप इंफॉर्मेशन थ्योरी में उसको रिलेट कर पाओ। असल में आपको पढ़ना इंफॉर्मेशन थ्योरी ही होता है, उसके पहले आप सारा का सारा एज ए टूल पढ़ते हो। पर हम क्योंकि बीटेक लेवल पे पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन थ्योरी एज ए चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, पर असलियत में इंफॉर्मेशन थ्योरी का ज़्यादा एक प्रैक्टिकल यूजेस या फिर वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज्ड कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेप्ट दैट यू स्टडी बिफोर दैट। समझ आई बात? तो आपसे अगर आगे से कोई पीसीएम सिस्टम में पूछे कि बिट रेट आपको असल में क्या निकाल के देता है, तो आप उसको बताएंगे कि वो आपका देता है एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेट व्हेन ऑल द आउटकम्स ऑफ द क्वांटाइजर आर इक्वी प्रोबेबल। अगर वो इक्वी प्रोबेबल नहीं होंगे उस केस में फिर ये बिट रेट के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है? समझ आई बात यहाँ तक? तो ये कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए। चलो इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है सोर्स कोडिंग का। सोर्स कोडिंग का मतलब क्या होता है वो भी आप यहीं से समझ सकते हो। ये जो एनकोडर वाला ब्लॉक होता है यही करता है आपकी सोर्स कोडिंग। तो चलो देखते हैं सोर्स कोडिंग का मतलब क्या होता है। दो तरीके की कोडिंग होती है यार, एक सोर्स कोडिंग एक चैनल कोडिंग। तो दोनों को अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको सोर्स कोडिंग समझाता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स कोडिंग? देखिए क्या होता है, यहीं से शुरू करते हैं। ये रहा सोर्स, इसने जनरेट कर दिए कुछ सिंबल्स M1, M2, M3, M4। अब जब आपने ये चार सिंबल्स जनरेट कर दिए तो ये अब चार सिंबल्स अपने आप तो जाएंगे नहीं। मुझे बताना, ये सिंबल्स मान लो आपने जनरेट कर दिए, तो क्या कभी भी 0 और 1 वायर से ट्रांसमिट होते हैं? वायर से तो क्या ट्रांसमिट होता है? वोल्टेज और करंट। तो इनको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक वोल्टेज वेव फॉर्म में। तो होता क्या है कि कोई भी आपको सिंबल्स अगर आउटपुट तक पहुंचाने हैं तो पहले उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब उसको कुछ बाइनरी बिट्स असाइन करना होता है। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, इसको 0 0 असाइन कर दो, इसको 0 1, इसको 1 0, इसको 1 1। यस और नो? ऐसी तो कोडिंग असाइन करते हो कि अगर आपके पास चार डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, आपको चारों को यूनिकली कोड करना। मतलब रिसीवर कैसे पहुंचाने पहचानेगा? रिसीवर के पास अगर 2 0 पहुंच गए तो वो समझ जाएगा हमने यहाँ से M1 भेजा था। रिसीवर के पास अगर 0 1 पहुंच गए तो वो समझ जाएगा M2 भेजा था। इसी वजह से हम लोग हर एक सिंबल या हर एक इवेंट को एक यूनिक कोड असाइन करते हैं। पॉइंट समझ आया सबको यहाँ तक? ओके। तो बहुत ही लिमिटेड सेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ,
आपको समझ आना चाहिए कि ये जो हम लोगों ने सिंबल्स को डिनोट किया ऐसा किया। अब मुझे यहाँ पे ये बताना, ये जो आपने कोडिंग लगाई इसको कैसी कोडिंग बोलेंगे, फिक्स्ड लेंथ कोडिंग और वेरिएबल लेंथ कोडिंग? इसमें देखो हर एक कोड की लेंथ कैसी, फिक्स या वेरिएबल? फिक्स्ड। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ कोडिंग, फिक्स्ड लेंथ कोडिंग। अब मुझे कॉमन सेंस से बताना, कॉमन सेंस से आप सोच के बताना कि मान लो M1 की प्रोबेबिलिटी 0.9 है ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.00001। तो मुझे बताओ M1 की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, मतलब जो M1 वाला सिंबल जनरेट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो ऑब्वियसली उसके रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। चेक करके बताइए, यस और नो? अगर M1 वाला जो सिंबल जनरेट हो रहा है उसके ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हो 0.9 है, तो ऑब्वियसली उसके रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.9 होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट 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 हो गई, तो सबको क्या सेम अमाउंट ऑफ लेंथ का कोड असाइन करना जरूरी है क्या? मतलब जो 0.9 से आप सिंबल भेजोगे उसमें थोड़े बहुत करप्शन के बाद भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो पहुंच जाएगा रिसीवर तक। मान लो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 थी, तो थोड़ा बहुत भी करप्शन इसमें हुआ, थोड़ा बहुत भी नॉइज ने इसको करप्ट किया, उसके बावजूद इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि रिसीवर इसको पहचान ही लेगा कि ये M1 के फॉर्म में सेंड हुआ है। पर इसकी जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.00001। अगर बीच में इसने कहीं नॉइज ने इसको करप्ट किया तो रिसीवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पहचानना कि आपने M4 भेजा था या नहीं भेजा था। तो बिल्कुल लेमैन लेवल पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, टेक्निकल टूल्स अभी अपने पास है नहीं। जब टेक्निकल टूल्स आएंगे तो वहां से भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। अभी के लिए बिल्कुल कॉमन सेंस से समझो कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रिसीवर को ऑलरेडी पता होगा उसके बारे में, या रिसीवर को काफी आसान होगा उसके बारे में अंदाजा लगाना। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, रिसीवर को उसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो होता क्या है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसको जनरली हम लोग लेस नंबर ऑफ कोड्स असाइन कर देते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे कम होती जाती है उसको हम ज्यादा नंबर ऑफ कोड्स असाइन करते चले जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लेंथ कोडिंग। अब ये कोड अपने हिसाब से तो असाइन करोगे नहीं, अब ये कोड आप अपने हिसाब से तो असाइन करेंगे नहीं, तो कौन असाइन करेगा कोड, कौन असाइन करता है कोड? ये सब तो पढ़ लिया होगा ना यार बीटेक में। एक असाइन करता आपका शैनन फैनो, और दूसरा कौन असाइन करता है, हफमैन। तो जनरली आपने देखा होगा जब आप शैनन फैनो या हफमैन कोडिंग करते हो तो कुछ ऐसे ही लास्ट में कोड जनरेट होके आते हैं, 001 111 0 110 लाइक दैट। याद आ रहा है कुछ कुछ? और जब आप पीसीएम पढ़ते हो तो पीसीएम में आप सबको इक्वल नंबर ऑफ बिट्स असाइन कर देते हो, क्योंकि पीसीएम में आप क्या मान के चलते हैं, पीसीएम में आप यूज करते हैं फिक्स लेंथ कोडिंग। पीसीएम में अगर आपके 8 सिंबल जनरेट होते हैं तो सबको यूनिकली 3 3 बिट असाइन कर देते हो। 16 जनरेट होते हैं, सबको यूनिकली 4 4 बिट असाइन कर देते हो। बट बाद में जाके इन्फॉर्मेशन थ्योरी पढ़ते हो तो वो ये बताता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोबेबिलिटीज आपने अलग अलग मान रखी हैं तो उस केस में आप वेरिएबल लेंथ कोडिंग भी यूज कर सकते हो। अब एक लास्ट पॉइंट मुझे बताना, पीसीएम के केस में अभी अभी आपने बोला आरबी इज इक्वल टू एनएफएस होना चाहिए, तो पीसीएम के केस में एक चीज बाय डिफॉल्ट हमेशा होती है कि जितने भी क्वांटाइजर के आउटपुट आ रहे हैं, जितने भी क्वांटाइजर के आउटपुट आते हैं उनको आप बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, बोलो? until and unless not mentioned in the question, आप उनको हमेशा क्वांटाइजर आउटपुट को इक्वी प्रोबेबल मान के चलते, कौन से केस में, पीसीएम में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वहां पे दोनों चीजें जस्टिफाइड हो जाती है, बिट रेट भी आपका जस्टिफाइड हो जाता है और ये भी जस्टिफाइड हो जाता है कि ठीक है अगर सारे ही इक्वी प्रोबेबल हैं तो सबको फिक्स लेंथ कोडिंग करा दो, अगर सारे की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती तो फिक्स लेंथ कोडिंग की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, दोनों का आंसर बताना। किसी भी सोर्स से अगर सारे के सारे आउटकम्स जो जनरेट हो रहे हैं वो इक्वी प्रोबेबल है तो कौन सी कोडिंग यूज करोगे? किसी भी सोर्स के अगर सारे के सारे आउटकम्स इक्वी प्रोबेबल है तो आपको कौन सी कोडिंग यूज करनी चाहिए? जल्दी बोलो, फिक्स्ड, फिक्स्ड लेंथ कोडिंग। और अगर सारे के सारे इवेंट्स आपके इक्वी प्रोबेबल नहीं है तो कौन सी कोडिंग यूज करोगे? उस केस में फिक्स्ड भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं, फिक्स्ड यूज कर सकते हो पर वो उतना ऑप्टिमाइज्ड होगा नहीं। सो उस केस में बेटर हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल। ठीक है, चलो तो कोडिंग वगैरह देखते कितने तरीके की होती। तो सोर्स कोडिंग का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आया?
सोर्स कोडिंग का आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आ गया ना, सोर्स कोडिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो कितनी बड़ी चीज आप कर रहे हो, आपको ना तो रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस आता है, आपने ना तो पीसीएम पढ़ा हुआ है, ना तो आपको चैनल नॉइस कुछ पता है, उसके बाद भी आप सारी चीजें पढ़ते हुए चले जा रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग टास्क। पर फिर भी मेरे ख्याल से आपको 70-80% तक ग्रास्पिंग होनी चाहिए। तो सोर्स कोडिंग दो लोगों ने अलग अलग बताई। एक शैनन फैनो था, इसने अपना तरीका बताया कि मेरे हिसाब से कोडिंग कर लो। एक हफमैन था, इसने अपना तरीका बताया। तो दोनों लोगों ने तरीके बताए कि अगर कोई भी क्वांटाइजर का आउटपुट हमको मिल चुका है तो उसकी कोडिंग करने के लिए आपको सबको बराबर बराबर नंबर ऑफ बिट्स देने की जरूरत नहीं, आप बिट्स को वेरी भी कर सकते हो, उससे आपका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन बेटर हो जाएगा और बहुत सारे रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। चलो अब देखो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टर्म आपका आता है कोड एफिशिएंसी। फर्स्ट टर्म आपका आता है कोड एफिशिएंसी। कि चाहे आप हफमैन कोडिंग यूज करो या शैनन फोनो यूज करो, आपको हमेशा कोडिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी रहेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग एफिशिएंसी? कोडिंग एफिशिएंसी होता है आप एंट्रोपी कैलकुलेट करो, एल से डिवाइड कर लो। कोड एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा आपका कोडिंग स्कीम मानी जाएगी। कोडिंग स्कीम का मतलब फिर आपका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब कोडिंग एफिशिएंसी के बाद कभी कभी कोडिंग रिडंडेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कोडिंग रिडंडेंसी जब आप कैलकुलेट करते हैं वो होता है गामा, विच इज़ 1 - ईटा। यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एवरेज कोड लेंथ। देखो एवरेज वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब ही अब आपको क्या करना है भाई, PI/LI। हर एक कोड की लेंथ उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सबका आप एवरेज ले लेना। इसमें एक पॉइंट और आपका चौथा ऐड होता है कि ईटा शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर अ स्कीम, शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर अ कोडिंग स्कीम। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब इसके क्वेश्चंस करने हैं। इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कोडिंग स्कीम पे, शैनन फैनो पे, हफमैन पे एंड ऑल। तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई। तो अभी देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। एक तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया शुरू में, इसमें भी कई सारी लेयर्स आपकी थी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ये इन्फॉर्मेशन रेट के बारे में, मैंने आपको समझाया। इस पे भी एक ये डॉट और डैश वाला क्वेश्चन और एक पीसीएम वाला क्वेश्चन करवाया शायद, हाँ ये पीसीएम वाला क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि क्वांटाइजेशन की वजह से कभी भी आपका सिंबल ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा। जो दो पहले सैंपल्स के बीच की दूरी थी अभी भी वही दूरी आपकी रहेगी, मतलब सिंबल रेट आपका बिल्कुल सेम रहेगा आफ्टर क्वांटाइजेशन। फिर मैंने आपको सोर्स कोडिंग का तरीका बताया, कौन कौन से तरीके से सोर्स कोडिंग करते हैं। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आओ और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं और आपको एक दो शॉर्टकट्स भी मैं इसमें समझाता हूँ। फाइन। और ये देखो ये आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, ऊपर मैंने पिन कर रखा है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम ग्रुप को। और जो गेट वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो 6 PM पे क्रिएट्रिक्स के चैनल पे आने वाली है। तो 6 PM क्रिएट्रिक्स चैनल पे पूरा का पूरा पैनल आ रहा है, उस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा और आपके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वहाँ पे बताए जाएंगे, इनको प्रैक्टिकली फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आ जाओ फिर कंटिन्यू करते हैं।